हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th बोर्ड्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स मिलते हैं इस चैप्टर से विद ऑप्शन, और चैप्टर इजी भी होता है। इजी मतलब कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ सेलेक्टेड डेरिवेशंस, ये सारे करके जाएंगे तो चैप्टर में क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड आते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंट्रेंस जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो सकता है जेई प्रिपेयर कर रहे हो सकता है सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी मिलते हैं तुमको। ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। जैसे चैप्टर का नाम पहले समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका एक मीनिंग होता है। मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन कैसे होता है। इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्चुअल में है नहीं वहाँ पे बट आ जा रही है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। जैसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। कोई चार्ज बॉडी किसी अगल बगल न्यूट्रल बॉडी के आसपास रखें तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इंड्यूस होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फिनोमेना या सम एक्सटर्नल रीज़न। जैसे कोई एक मेरे पास चार्ज बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्जेस हैं, और इस बॉडी को मैं एक कंडक्टिंग बॉडी के आसपास रखूं जो नॉन चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, तो क्या होता है, इस पे भी ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बेसिक सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट तुमको पता होगा। तो वैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड हम कहीं चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कहीं कुछ बात होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है विच इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स तुमको कहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर तुमको नहीं पता होगा तो तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नहीं पता होगा। तो इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। ठीक है, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। ये भी मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो तुम वीडियो देख सकते हो, कोई नई बात नहीं है, वहाँ डिटेल में मिल जाएगा। मैं बस थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। देखो क्या है, जैसे मेरे पास कोई एक फील्ड लाइंस है, ये सपोज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, और यहाँ मेरे पास एक एरिया मैंने सेलेक्ट किया जिसमें से ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस है, ज़रा ध्यान से देखो, इस पूरे एरिया में से 3 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स का नंबर जो हो गया वो हो गया 3। तो फ्लक्स बेसिकली क्या है, फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट होता है वेबर। क्या होता है एसआई यूनिट, वेबर। इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया ऑफ द कॉइल, या बेसिकली एरिया ऑफ द, जहाँ भी हमने कंसिडर किया हुआ है जिस भी एरिया के थ्रू फ्लक्स, वो एरिया। और ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर तुमको एरिया वेक्टर याद नहीं आ रहा है क्या है एरिया वेक्टर, तो मैं बता देता हूँ फिर से। कोई अगर मेरे पास सपोज ऐसा सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर में ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, ये हाथ एक एरिया वेक्टर है, सॉरी ये हाथ एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर में जाएगा। आई होप तुमको समझ में आ गया एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में देखो, इस केस में एरिया वेक्टर यहाँ जाएगा। मैं एरिया वेक्टर को ब्लू कलर से डिनोट करता हूँ। इस केस में एरिया वेक्टर यहाँ जाएगा और मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर देखो यहाँ है। तो एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना आ जाएगा 0, और कॉस 0 पे कॉस थीटा कितना हो, 0 डिग्री पे कॉस थीटा कितना हो जाता है 1। यानी फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 होता है। ये बेसिक बातें हैं, तुमको पता होंगी ऑलरेडी।
तो ये हो गया फ्लक्स। हम ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, बी ए कॉस थीटा। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं बी बढ़ा दूं यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा दूं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स वो नंबर है ना जो परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो अगर मैं बी का वैल्यू बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, क्योंकि बी का मेजर जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो मेजर होता है वो फील्ड लाइन से मेजर होता है। तो अगर मैं बी बढ़ा रहा हूँ मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा रहा हूँ, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है सिंपल वर्ड्स में। वैसे एरिया बढ़ा दूं, अगर मैं इससे बड़ा एरिया ले लूँ तो अब ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे उस एरिया में से, तो बी बढ़ाने पे फ्लक्स बढ़ता है, ए बढ़ाने पे फ्लक्स बढ़ता है, और थीटा पे कॉस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा। आई होप ये बेसिक चीज़ तुमको समझ में आया होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ये चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इतना कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट तुमको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए वापस बता दिया है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर। ये चैप्टर स्टार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज से, कॉल्ड एज द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने जो लॉ दिए थे, 2 लॉज, वो लॉज कहाँ से आते हैं, किस बेसिस पे आते हैं, उसके लिए हमको समझना है फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स। सो फर्स्ट विल बी डूइंग फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। देखो क्या है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडे का नाम सुना है सबने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का नाम सुना है? अगर नहीं फैराडे का नाम सुना है तो मैक्सवेल का नाम सुना होगा। मैक्सवेल फैराडे के अंडर पीएचडी कर रहा था। मैक्सवेल एंड फैराडे, फैराडे पहले, मैक्सवेल उसके बाद में। ठीक है, फैराडे के ही वर्क को कंटिन्यू किया था मैक्सवेल ने। तो फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। देखो क्या एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडे के। फैराडे ऑब्जर्व्ड दैट इफ़ वी टेक अ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड के नोटेशन से सब लोग अब फैमिलियर हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, यानी पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है और अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक कॉइल लेते हैं, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा अभी, इट्स जस्ट अ क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस कॉइल का कुछ एरिया है। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को सडनली बढ़ाएं, जैसे इस वाले केस में फैराडे ने ऑब्जर्व किया अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, बढ़ाएं, तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। फैराडे ने इंड्यूस करंट कब ऑब्जर्व किया? जब फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, नॉट ओनली बढ़ाया बट जबकि चेंज किया। यानी क्या ऑब्जर्व किया फैराडे ने? बढ़ाने पे एक डायरेक्शन में करंट आ रहा और कम करने पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाता है। तो फैराडे के ये ऑब्जर्वेशंस थे बेसिक से, दैट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड across a loop was changed, there was an induced current in the loop। ठीक है, या there was a current induced in the loop, करंट, एक करंट क्या हो गया था? इंड्यूस हो गया था। ठीक है, फैराडे ने और एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यही मैग्नेटिक फील्ड है इसी तरीके का, बस इस बार हम क्या करते हैं, इस बार इस एरिया को चेंज करते हैं, लूप के एरिया को। जो लूप का एरिया है ए, इसी को हम बढ़ाते या कम करते हैं। सो बढ़ाने या कम करने पे फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि फिर से जब ये एरिया चेंज हो रहा है तो इसमें एक इंड्यूस करंट आ रहा है। ठीक है, ये सब फैराडे के ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना। फैराडे ने पहला चीज़ क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन, मैं नोट कर देता हूँ ऑब्जर्वेशंस, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है सो अ करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया, करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। वैसे ही दूसरा ऑब्जर्वेशन, व्हेन एरिया ऑफ द लूप चेंजेस, फिर से एक करंट क्या होता है? इंड्यूस होता है, सो अ करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट में एक और ऑब्जर्वेशन किया फैराडे ने, वो ये कि हम ना तो एरिया को चेंज करते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इंस्टेड हम एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर देते हैं। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से एक दूसरे से जितने एंगल पे हैं वो एंगल को हम चेंज करने लगते हैं। तो बेसिकली एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, थीटा। तो भी फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि एक करंट इंड्यूस हो रहा है। सो व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर and magnetic field changes,
अ करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। ये सारी चीज़ें फैराडे के क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ ऑब्जर्वेशंस। तो इन जनरल इन तीनों को अगर मैं एक साथ कंसिडर करूँ कि तीनों किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, एरिया चेंज होता है या एंगल चेंज होता है, तो तीनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मुझे एक क्वांटिटी याद आती है, वो होती है फ्लक्स। याद है या नहीं? अरे बी चेंज करोगे तो चेंज क्या हो रहा है एक्चुअल में, फ्लक्स। ए चेंज करोगे तो चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स। थीटा चेंज करोगे तो चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स। यानी इन जनरल फैराडे ने कंक्लूजन क्या दिया कि whenever मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज चेंजिंग देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट। अब बात समझ में आई? ये फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन फैराडे का था। आउट ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, ये सारे आउट ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को एक सेंटेंस में फैराडे ने समराइज किया। वो ये कि व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट आता है। तो ये जनरल सा कंक्लूजन फैराडे को मिला था फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। अभी सिर्फ फैराडे ने नहीं एक्सपेरिमेंट किया था इन चीज़ों पे, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से एक और नाम है लॉर्ड हेनरी। तो लॉर्ड हेनरी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स। हेनरी ने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की। क्या सेम चीज़ ऑब्जर्व की? हेनरी ने बस दूसरे तरीके से ऑब्जर्व की। यहाँ फैराडे ने एक फील्ड सेट किया और एरिया को कम ज़्यादा किया या फील्ड को कम ज़्यादा किया या रोटेट किया। हेनरी ने दूसरे तरीके से ऑब्जर्व किया फील्ड को या फ्लक्स चेंज को। कैसे ऑब्जर्व किया? हेनरी हैड अ कॉइल, हेनरी ने एक कॉइल लिया सच एज दिस, एक क्लोज्ड कॉइल लिया, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा कि अगर कोई कॉइल में करंट आ रहा है, ठीक है। तो हेनरी ने एक कॉइल लिया और एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया इस कॉइल से, और हेनरी ने क्या किया? हेनरी ने एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, लिटरल बार मैग्नेट, उसको इस कॉइल के आगे पीछे मूव कराया। मतलब बेसिकली हेनरी ने एक बार मैग्नेट लेके इस बार मैग्नेट को कभी कॉइल के नज़दीक, कभी कॉइल से दूर मूव कराया, कभी कॉइल की तरफ मूव कराया, कभी कॉइल से दूर मूव कराया। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस मैग्नेट से फील्ड लाइंस निकल रही है ना, अरे हाँ या ना, इस मैग्नेट से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट नज़दीक आएगा इसमें से फील्ड लाइंस बढ़ेंगी यानी फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे जैसे ये मैग्नेट दूर जाएगा इसमें से फील्ड लाइंस कम होंगी यानी फ्लक्स कम होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हेनरी ने भी फ्लक्स चेंज करके ही देखा, और हेनरी को भी क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्शन दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो ऑब्जर्व हुआ था, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व हुई थी, इन्हीं को हमको दो लॉज के फॉर्म में समराइज करना है या एक्सप्लेन करना है, कॉल्ड एज फैराडेज लॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो लेट अस डू दैट, हम वो कर लेते हैं पहले फैराडेज लॉज। ये लिख लेना अगर काम का लगा हो तो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारा कुछ स्टोरी चालू हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। तो स्टोरी जानना ज़रूरी होता है पहले का, अगर तुमको चाहिए तो ये लिख लो, ठीक है। ऑल राइट, आई होप तुमको समझ में आया होगा अभी तक का स्टोरी क्या चल रहा है। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए, हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया, और दोनों ने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की। वो क्या? वो ये कि जब कॉइल में से फ्लक्स चेंज किया जाता है तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट ऑब्जर्व होता है। वेरेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल, देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट ऑब्जर्व थ्रू द कॉइल। नाउ वी आर गोइंग टू राइट Faraday's laws. This is very important, 2 मार्क के लिए पूछता है। So Faraday's laws in EMI, ठीक है। 2 लॉज दिए फैराडे ने। फर्स्ट लॉ इज whenever there is a flux change through a closed coil, क्लोज्ड कॉइल में भी कैसा कॉइल होना चाहिए? कंडक्टिंग कॉइल होना चाहिए करंट को कंडक्शन के लिए। सो व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल, देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब तुम बोलोगे सर अब तक करंट बोल रहे थे, अचानक से ईएमएफ पे कहाँ से आ गए?
देखो करंट को फ्लो होने के लिए ईएमएफ का ज़रूरत होता है। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो नहीं करता है। अरे जब तक इस पेन को किसी हाइट से नहीं छोड़ोगे ये नीचे गिरेगा कैसे? पेन को गिरने के लिए हाइट की ज़रूरत है ना। वैसे पानी को बहने के लिए प्रेशर की ज़रूरत है। पानी को जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं दोगे बहेगा नहीं। हीट को बहने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है। वैसे करंट को बहने के लिए ईएमएफ की ज़रूरत है। तो पहले ईएमएफ डेवलप होता है फिर करंट प्रोड्यूस होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक करंट कैसे आएगा? तो हम ईएमएफ, इसी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे करंट, क्योंकि ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा। सो क्लोज्ड कॉइल देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन द कॉइल। ओके, कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस वर्ड को। ये कैसा करंट है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड मतलब ये बाहर के फिनोमेना से आया हुआ करंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात फैराडे ने क्या नोट की थी? फैराडे ने ये नोट किया था दैट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट लास्ट मतलब स्टेज या लास्ट रहता है as long as flux change is happening। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी तक ये एग्जिस्ट करेगा ईएमएफ या करंट। जैसे ही फ्लक्स चेंज को तुमने बंद किया ईएमएफ एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा, ईएमएफ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो याद रखना whenever there is a flux change, so फ्लक्स चेंज जब तक है तब तक। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या है? Second law says that the magnitude of induced EMF through the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ओके, देखो सेकेंड लॉ बोल रहा है कि जो ईएमएफ का वैल्यू है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। यानी कितना फास्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ध्यान रखना फ्लक्स कम ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स कितना फास्ट चेंज हो रहा है उससे मतलब है। फ्लक्स कितना फटाफट बढ़ रहा है या कितना फटाफट कम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंडेंट है। सो अगर इसको हम लिखें तो मैग्नीट्यूड वाइज ईएमएफ इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 होता है तो इसका वैल्यू आता है डी फाई बाई डी टी। देखो कैसे हमने मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हम अभी तक ईएमएफ के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। वैसे ही इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा? सो इंड्यूस्ड करंट विल बी, कितना होगा इंड्यूस्ड करंट? आई विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अरे जिस कॉइल में इंड्यूस हुआ है उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए हम ई बाई आर यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन आर डी फाई बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना आर क्या है? आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, अब देखो कैसे ये दोनों लॉज पे तुमको किस चीज़ पे फोकस रखना है? फोकस रखो इन वर्ड्स पे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ज़रा फर्स्ट वाले लॉ के बारे में समझते हैं। फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि ईएमएफ का इंडक्शन कब होगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगा या इंड्यूस्ड करंट कब आएगा। ये बता रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा, दोनों में फ़र्क समझाना। ये बता रहा है कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बता रहा है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ। ये क्वालिटेटिवली ईएमएफ के बारे में बताता है।
सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, या दिस इज क्वालिटेटिव लॉ। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, दिस इज क्वालिटेटिव लॉ। ये क्वालिटेटिव लॉ है, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू वगैरह। स्टेट क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फैराडे या स्टेट द क्वालिटेटिव डेफिनेशन गिवन बाय फैराडे। एंड ये क्वांटिटेटिव लॉ है, दिस इज क्वांटिटेटिव लॉ। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी के बारे में बात करेगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि कब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव। समझ में आ गया? सिंपल था। फैराडेज लॉज आई थिंक सिंपल है, समझ में आया होगा। कब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? जब फ्लक्स चेंज आएगा, वो पहला लॉ। कितना ईएमएफ इंड्यूस आएगा? जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यानी जितना फटाफट फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सिंपल था। चलो ये नोट डाउन करो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होता है, करंट का डायरेक्शन कैसा होता है और कैसे हम उस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। ओके, सो नोट डाउन कर लिया था ना। देखो अब तक हम लोग ने क्या देखा कि फैराडेज लॉ बोलता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ बोलता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, मैं एक दोनों लॉस को यहाँ पे लिख के रखता हूँ। फर्स्ट लॉ सेज दैट व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज, और सेकेंड लॉ बोलता है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी जितना फटाफट फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बोलने का एक तुमको छोटा सा मैं एग्जांपल दे के समझा देता हूँ क्या मीनिंग है। जैसे सपोज़ एक कॉइल है मेरे पास, ये सपोज़ एक कॉइल है और इसमें इस कॉइल को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सपोज़ बी मैग्नेटिक फील्ड है, या कंसिडर कर लेते हैं, अब वैल्यूज़ लेके देखते हैं। 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एरिया कुछ है, लेट द एरिया बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, ये सारी चीज़ें। या चलो हम एक आइडियल वैल्यू लेके चलते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, एरिया हमको दिया हुआ है और क्लियरली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल यहाँ पे 0 है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ही जाएगा। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 0। कितना आ जाएगा ये? बी कितना है? 10, एरिया है 1 इंटू ये 1, यानी 10 वेबर का फ्लक्स है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर फ्लक्स 10 वेबर है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ ये फ्लक्स जो है वो 5 सेकंड के लिए है 10 वेबर। 5 सेकंड के लिए 10 वेबर का फ्लक्स है, बताओ उस 5 सेकंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैंने टी भी दे दिया है तुमको, तो तुम फटाफट E = d∅/dt कर लोगे, और फाई कितना है 10 वेबर और टाइम कितना है फाई, यानी तुम बोल दोगे 2 वोल्ट। दिस इज़ नॉट राइट। ये मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। फ्लक्स कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ आएगा। तो यहाँ ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। 10 फ्लक्स ही 5 सेकंड तक है ना, फ्लक्स चेंज कहाँ हुआ? तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ईएमएफ तभी आएगा जब फ्लक्स चेंज आएगा। तो ये बहुत छोटा सा बात था, तुम अगर समझ पाए तो समझ गए, बहुत अच्छी बात है। कभी कभार एमसीक्यू में दे देगा कि एक कॉइल में इतना फ्लक्स है और फ्लक्स कांस्टेंट है, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वैल्यू भी दे देगा, एक 0 भी दिया रहेगा। तुम सोचोगे 0 कैसे आंसर होगा? तो 0 ही आंसर होगा। अब हम सीखते हैं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये जो करंट इंड्यूस होता है, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो द डायरेक्शन इज गिवन बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ कॉल्ड एज लेंज़ेस लॉ। इसको लेंज लॉ या लेंज़ेस लॉ बोलते हैं। लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ सेज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF or current is always such that it opposes the flux change। बहुत सिंपल सा लॉ है और बहुत सिंपल सा इसका वर्किंग भी है, समझ में आ जाएगा। देखो, द लॉ सेज दैट द EMF और द करंट जो कि इंड्यूस होके आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज सच दैट इट विल अपोज द फ्लक्स चेंज। तो फ्लक्स चेंज जो हो रहा है उसी को अपोज करने के लिए आता है ये। ठीक है, तो अगर सपोज जैसे मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस फील्ड में मैंने एक कॉइल रखा हुआ है,
कंसिडर कर लो ये एक कॉइल है जिसका कुछ तो एरिया है ए। हम कुछ तो करके फ्लक्स को चेंज कराते हैं और फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि डायरेक्शन कैसा है करंट का। सपोज मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूँ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा या नहीं बताओ, सिंपल सा लॉजिक, फ्लक्स बढ़ेगा। करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, सो आई इज इंड्यूस्ड, फाइन। आई जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अब हमको निकालना है, किस डायरेक्शन में आएगा बताओ आई का डायरेक्शन। आई ऐसा होना चाहिए दैट इट हैज़ टू अपोज द फ्लक्स चेंज। फ्लक्स को क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज मतलब कौन सा चेंज है, ये इंक्रीमेंट वाला चेंज है। फ्लक्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से। तो अगर ये जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसको फ्लक्स चेंज को अपोज करना है तो कैसे अपोज कर सकता है, सोचो। अपोज कर सकता है बाय डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तभी तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो जो करंट आएगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करने का ट्राई करेगा। तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी कॉइल है और उसमें अगर करंट है तो उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। जैसे ये डायरेक्शन में अगर इस कॉइल में करंट है तो ये कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती बाहर की तरफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिक चीज़ें मत भूलना, बेसिक चीज़ें तुमको पढ़ाई हुई है, पूरा एक चैप्टर इस पे पढ़ाया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसलिए वो चैप्टर के बाद ही ये चैप्टर के लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो ये चैप्टर के लिए तुमको थोड़े मैग्नेटिक इफेक्ट्स पता होने चाहिए। तो सिंस करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए ये इंड्यूस करंट आ रहा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इस वाली को अपोज करने लगेगा, क्योंकि ये वाली बढ़ रही है ना फील्ड, इसको क्या करना है, फ्लक्स चेंज को अपोज करना है। सो अपोजेस द फ्लक्स चेंज, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो इट हैज़ टू अपोज द फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज कैसे अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये जो करंट आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा। कैसे मैग्नेटिक फील्ड को कम किया जा सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बना के। ऑपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बना के कैसे अपोज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना देगा। तो ये कॉइल है, इसमें कैसा करंट हो कि फील्ड बाहर की तरफ आए, क्योंकि ये वाली फील्ड अंदर की तरफ है ना, बढ़ रही है, तो मुझे बाहर का फील्ड बनाना पड़ेगा टू अपोज दिस इंक्रीमेंट। तो ये कॉइल एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट का जो फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, राइट हैंड थंब रूल। तो आई इंड्यूस होता है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल था बहुत सिंपल सा, और देखते हैं। सपोज यही मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम करता हूँ, यही मैग्नेटिक फील्ड अब कम हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फिर से आई इंड्यूस होगा। ध्यान रखना जब तक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा तभी तक ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। तो अब फ्लक्स कम हो रहा है ना, यानी चेंज हो रहा है। तो अब देखो ये आई जो इंड्यूस होगा इसको क्या करना है, फ्लक्स चेंज को अपोज करना है। फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो अपोज कैसे करेगा, बढ़ा के। हाँ, ये बढ़ाएगा भी, कम होने लगेगा फ्लक्स तो इसको बढ़ाएगा भी, ये अपोज कर रहा है ना, मतलब दोनों तरफ से अपोज करेगा। बढ़ेगा फ्लक्स तो इसको कम भी करेगा, कम होगा फ्लक्स तो उसको बढ़ाएगा भी, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे कम हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के कम होने से। तो ये क्या करेगा, जो करंट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, सेम डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बना के। तो अब ये क्या करता है मालूम है, अब ये इंड्यूस करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा एंड इट विल बिकम क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है देखो अंदर की तरफ होती है क्लॉकवाइज करंट की मैग्नेटिक फील्ड, और ये फील्ड अंदर वाली जो थी वो कम हो रही थी ना, तो उसको ये बढ़ाने लगता है। तो कैसा करंट इंड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज। सिंपल सा एग्जांपल था, समझ में आया होगा। दिस इज हाउ वी विल यूज लेंजेस लॉ, ठीक है। अब एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं लेंजेस लॉ का। स्टेटमेंट ये है दैट हेंस, या स्टेटमेंट इज इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ always opposes its own cause। जिस रीज़न से इंड्यूस करंट आ रहा है उसी को अपोज करेगा इंड्यूस करंट। समझ में आ गई बात, जिस रीज़न से इंड्यूस करंट आ रहा है उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो तुमको समझ में क्या नेपाली बोल रहा हूँ तुमको समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे मुंह से नेपाली निकले, समझ में और है क्या सब्जी देखो द एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज यही मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स है जो बाहर की तरफ आ रही हैं, ओके। नाउ
फिर से यही सारा लॉजिक हम अप्लाई करते हैं। सपोज जैसे ये मेरे पास एक कॉइल था, अब कॉइल का शेप थोड़ा चेंज कर देते हैं। तुम बोलोगे सर बार बार सर्कल बन भी नहीं रहा है, बना भी रहे हो फिर भी आप, चलो तुम्हारे लिए चेंज कर दिया शेप। सपोज़ एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल या स्क्वायर जो भी बोल दो इसको तुम, ठीक है। सपोज़ ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब एक काम करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको फिर से हम बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अब थोड़ा लॉजिकली मेरे साथ फॉलो करो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। फ्लक्स बढ़ेगा तो आई क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। आई इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा सोचो। फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसको क्या करना है, अपने कॉज को अपोज करना है। कॉज क्या है, कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। अब थोड़ा और जनरल टर्म्स में हम बात करते हैं। बार बार कॉजेज द फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज को सोचने में तुमको थोड़ा लग रहा है, कॉज पकड़ो। कॉज मतलब वजह क्या है, वजह है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। तो क्या करेगा, वजह को अपोज करेगा, इट हैज़ टू अपोज द कॉज। तो अपोज कैसे करेगा, बढ़ने से रोक के। कैसे रोकेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का फील्ड बना के। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का फील्ड बनाने के लिए कौन सा करंट चाहिए, अंदर की तरफ फील्ड चाहिए। तो अंदर की तरफ फील्ड के लिए हमको चाहिए क्लॉकवाइज करंट। तो ये बनाएगा क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, दूसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड हम कम करते हैं तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फिर से आई क्या होगा, इंड्यूस होगा। और अब फ्लक्स चेंज का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना। तो कम होने को अपोज करेगा, कैसे, सेम डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बना के, यानी बाहर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज करंट। समझ में आ गई, समझ में आ गई या नहीं बातें। कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे, चलो और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। आई होप तुमको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। मैं ये रफ कर रहा हूँ, और एग्जांपल्स देखने हैं हमको, क्योंकि जब तक लेंसेज लॉ नहीं समझेंगे तब तक आगे का चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। लेंसेज लॉ से ही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट होता है। स्टार्ट मतलब फैराडेज लॉज तो बाय हार्ट हो जाएंगे, लेंसेज लॉ को समझना है। लेंसेज लॉ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। देखो और कुछ केसेस देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एक वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसमें एक ओरिजिनल करंट है आई, ठीक है, ध्यान से देखना ये एग्जांपल को। और यहाँ एक लूप रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप, फिर से, ठीक है। ये कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग कॉइल है। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। सपोज़ किसी तरीके से ये करंट को मैं बढ़ाने लगता हूँ, ये करंट बढ़ने लगा। मुझे पूछा है कि इस वाले कॉइल में कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। सपोज़ कर लेते हैं इससे जो डिस्टेंस है कॉइल का, वो डिस्टेंस है d, और ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये कॉइल d डिस्टेंस पे है वायर से, और ये कॉइल का ज्योमेट्री वगैरह भी दिया हुआ है, कैसे इसको रखा है, इसको फ्लैट रखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से। आई होप तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो। ये तुम्हारा कॉइल ऐसे फ्लैट रखा है, ये करंट है जो कि बढ़ रहा है वायर में। सोचो इसमें करंट क्यों आएगा। पहली बात तो हमको मालूम है फैराडेज लॉ, करंट तब आता है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो पहले पता करना पड़ेगा इसमें फ्लक्स है या नहीं। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो पहले पता करना पड़ेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या नहीं। हाँ, अब थोड़ा दिमाग का यूज़ हो रहा है ना, करते हैं यूज़। ये देखो करंट गया इधर, करंट इधर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बनती है ना, यानी इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है चारों तरफ। तो इस लूप पे भी एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। बोलो हाँ या ना। ये मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, तुम चाहो तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर तुमको थोड़ा सा भी पिछला चैप्टर याद है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वैल्यू होती है μ0/4π × 2I/r, या 2I/d डिस्टेंस लिया हमने तो d, ये वैल्यू होती है इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड d डिस्टेंस पे। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पे है, यानी फ्लक्स है। अब अगर मैं करंट को चेंज करूं तो क्लियरली मालूम है मैग्नेटिक फील्ड, देखो लिख के फिर रफ कर दिया, गर्मी से दिमाग काम नहीं कर रहा है। μ0/4π फॉर्मूला है 2I/d ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है, I पे डिपेंडेंट है और D पे डिपेंडेंट है। D चेंज नहीं हो रहा है, बट I बढ़ा रहे हैं ना, I बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो अब ज़रा फिर से क्रोनोलॉजी समझो, I बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा।
फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आएगा, ये इंड्यूस डायरेक्शन एज पर लेंज़ेस लॉ अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है, कॉज है फ्लक्स का बढ़ना। फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से। तो ये लूप एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को अपोज करेगा। तो कौन से डायरेक्शन में इस वाली फील्ड को अपोज कर सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना के। तो ये एक ऐसा करंट बनाता है जिससे बाहर की तरफ की फील्ड बनती है, जो कि होती है एंटी क्लॉकवाइज करंट की फील्ड। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाता है। समझ में आ गया। यही करंट को अगर मैं कम करता तो डायरेक्शन क्या हो जाता, क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा सोचना चालू करो इस बारे में। दूसरा केस देखते हैं। यही मेरे पास वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट है I। इस बार लूप को थोड़े से अलग नज़रिए से रखा हुआ है या थोड़े से अलग तरीके से रखा हुआ है, कुछ ऐसे रखा हुआ है लूप को, ठीक है। ये लूप का ओरिएंटेशन समझ लो। ये लूप इस बार ऐसे रखा हुआ है, पहले ऐसे था ना, अब ऐसे है। समझा, समझा या नहीं? निकल के मारो मेरे को ज़ोर से चिल्ला के। सर समझा तो अभी क्या देखो, ये लूप ऐसे रखा हुआ है ना, और ये करंट ऐसे। अब अगर मैं करंट को सपोज बढ़ने दूँ या कम करूँ, या इन जनरल मैं करंट को चेंज करूँ, तो फिर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है ना। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि फ्लक्स ज़ीरो है। क्यों फ्लक्स ज़ीरो है, सोचो। ये तुम्हारा लूप ऐसे, और ये फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही हैं। फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है ना, ऐसे। तो फील्ड लाइंस और लूप देखो, एक भी फील्ड लाइन लूप के परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है। अगर ये लूप ऐसा होता तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होती, तो फ्लक्स आता। यहाँ फ्लक्स ही ज़ीरो है। फ्लक्स ज़ीरो है तो फ्लक्स बढ़ के फ़ायदा क्या है। तुम ये मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी बढ़ाओ, सारी फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी, इस लूप के पैरेलल पास होंगी ना। तो फ्लक्स हमेशा ज़ीरो है, और फ्लक्स हमेशा ज़ीरो है, तो सिंस फ्लक्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है ना। सो देयरफॉर आई इज़ नॉट इंड्यूस्ड। बात समझ में आई या नहीं? खाली ओरिएंटेशन चेंज करने से सब चेंज हो गया। ओरिएंटेशन पहले ऐसे रखा था, देखो ये सेम केस है दोनों। यहाँ कॉइल को ऐसे रखा था, यहाँ कॉइल को ऐसे रखा है। इस वाले में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, इस वाले में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस वाले में करंट इंड्यूस हो रहा है। हाँ, बहुत सारे केसेस हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं और समझते हैं। कितने एग्जाम्पल्स, इतने एग्जाम्पल्स करने ज़रूरी हैं, और अभी करेंगे, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल्स करने ज़रूरी है, नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेंसेज लॉ समझ में ही नहीं आएगा। अब चलो सपोज़ हम करंट को कांस्टेंट रख देते हैं, और इस लूप को फिर से हम वैसे ही फ्लैट रख देते हैं ताकि फ्लक्स रहे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस करंट को ना चेंज करके इस लूप को v वेलोसिटी से दूर लेके जाते हैं। क्या सर, क्या खुजली है, कुछ भी कर रहे हो ज़रूरी है करना। देखो, अब हम इस लूप को दूर लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी से। तो पहले ये चीज़ समझो, जब ये लूप दूर जाएगा तो ये जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, ये ज़रा इस फॉर्मूले को देखो, d पे डिपेंड है ना, डिस्टेंस पे। d बढ़ रहा है तो b कम होगा। हाँ, d बढ़ रहा है तो b क्या होगा, कम होगा ना। यानी जैसे जैसे ये लूप दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जिसके इफेक्ट में ये लूप है या जिसमें ये लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो जब तुम डिस्टेंस को बढ़ाओगे, एज द लूप मूव्स अवे फ्रॉम वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। हाँ, अब लॉजिक पकड़ पाओगे तुम शायद। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो लेंजेस लॉ बोलता है कि इट हैज़ टू अपोज द कॉज। फ्लक्स डिक्रीज यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो कौन से डायरेक्शन में फील्ड बढ़ा के इसको अपोज कर सकता है, डिक्रीज हो रही है ना फील्ड, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा फील्ड को। कौन से डायरेक्शन में फील्ड बनाए कि फील्ड बढ़ने लगे, अंदर के डायरेक्शन में फील्ड बनाना पड़ेगा ना। तो ओरिजिनल फील्ड अंदर की तरफ है, इसको अंदर की तरफ फील्ड बनानी पड़ेगी। तो कैसा करंट चाहिए, क्लॉकवाइज करंट। तो इसमें ये क्लॉकवाइज करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। सो आई इंड्यूसेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझा, गुड। इसी को अगर मैं इस तरफ मूव कराऊँ, वायर की तरफ, विद वेलोसिटी v, तुमको समझ में आ रहा होगा, v बढ़ने लगेगा, फ्लक्स बढ़ने लगेगा, करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। समझ में आ गया,
गुड। और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो लेंसेज लॉ जब तक सारे एग्जांपल्स से समझ में ना आ जाए तब तक तुम ये मत एक्सपेक्ट करके चलना कि तुमको लेंसेज लॉ समझ में आ गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे चेंज होते हैं ना एग्जांपल्स कि दिमाग घूम जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये सपोज़ मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब थोड़ा एग्जांपल और इंटरेस्टिंग होगा, देखो ज़रा, और समझ में और अच्छे से आएगा। यहाँ एक लूप है, ठीक है, ये एक ऐसा लूप है। ये लूप को कैसे रखा हुआ है हमने, ऐसे रखा हुआ है ये लूप को, ठीक है। लूप का ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। तुमको अभी जस्ट मैंने बताया कि लूप का ओरिएंटेशन चेंज होने से सारी बात चेंज हो जाती है। तो ये लूप ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से ये लूप है, ठीक है। आई होप तुम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, एक रिंग की तरह है, ठीक है। ये सपोज़ ये वो लूप है, ठीक है, ऑलराइट फाइन, ये वो लूप है। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मैग्नेट को नज़दीक लेके जाता हूँ विथ सम वेलोसिटी v। हमको मालूम है मैग्नेट से क्या निकलती हैं, फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, अरे हाँ या ना, ये मैग्नेट से निकलती हैं फील्ड लाइंस। और ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है फाइन। तो अगर मैं इस मैग्नेट को नज़दीक ले जा रहा हूँ तो सोचो क्या होगा, नॉर्थ पोल नज़दीक जा रहा है। नॉर्थ पोल जैसे जैसे नज़दीक जाएगा, फील्ड जो होती है पोल की सबसे ज़्यादा पोल के पास होती है, तो ये पोल नज़दीक जा रहा है तो बी बढ़ेगा। तो नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, सो एज नॉर्थ पोल अप्रोचेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन फिर से अपोजिंग होना चाहिए। किसको अपोज करना है, इसको, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज को। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ की इंक्रीज हो रही है, इस तरफ की। तो ये कौन से तरफ की फील्ड बनाएगा अपोज करने के लिए, इस तरफ का फील्ड। इस तरफ का फील्ड कैसे बन सकता है, सोचो, इस तरफ का फील्ड बन सकता है बाय दिस काइंड ऑफ करंट। अरे ये लूप अभी ऐसा है ना, ये लूप है तुम्हारा, तो इस लूप में अगर ऐसा करंट आ जाए, जो कि ये करंट का डायरेक्शन है ऐसा, तो ये करंट के वजह से इस तरफ का फील्ड बन सकता है, यानी ये करंट कुछ ऐसा इंड्यूस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। ऐसा करंट जब इंड्यूस होगा तो ये एक बाहर की तरफ का फील्ड बनाएगा जो इस वाली फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है करंट का, सोचो, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस्ड। इसको और एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, देखो इधर, हाँ, क्लॉकवाइज करंट है या एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। अच्छा ये जो लूप होता है ना, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात समझो। ये जो लूप होता है ना, अगर करंट यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है, जैसे ये क्लॉकवाइज करंट है, तो पीछे की तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये बात याद रखो। पीछे के साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यानी इस करंट को मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ, यहाँ से, तो ये करंट कुछ ऐसे चल रहा है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ से यही करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है और यही करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी लूप ये ऐसे सामने रखा हुआ है, ये मैग्नेट नज़दीक लेके जा रहे हैं। तो सामने से देखोगे तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यहाँ से देखोगे तो ये एक क्लॉकवाइज करंट है, तो इसको हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई या नहीं, क्या बोला। देखो ये लूप है ना सामने रखा हुआ है, ये मैग्नेट नज़दीक जा रहा है ना, ये मैग्नेट नज़दीक जा रहा है, तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, तो इसको इधर आने वाला फील्ड बनाना है, यानी ऐसा फील्ड बाहर की तरफ। बाहर की तरफ फील्ड आने के लिए करंट कैसा हो रहा है, देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को यहाँ से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज करंट है। अरे यही करंट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा जो कि कुछ ऐसा करंट है, तब जाके हमको इधर बाहर की तरफ का फील्ड मिलेगा। तो इसको इतना दिमाग चलाने का हमको ज़रूरत नहीं है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सोचने के लिए। दिमाग मतलब इतना कंफ्यूजिंग लॉजिक हम नहीं पकड़ेंगे, हम एक सिंपल सा लॉजिक देखते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, हमको मालूम है दैट इट हैज़ टू अपोज इट्स ओन कॉज। कॉज क्या है, देखो फ्लक्स का बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। क्यों बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या करेगा मालूम है, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। इट हैज़ टू अपोज इट्स ओन कॉज, कॉज है नॉर्थ पोल का पास में आना, सो इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ पोल। तो ये क्या बनाएगा मालूम है, नॉर्थ पोल। तो हमको मालूम है जब भी कोई एक लूप होता है
तो उसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये बन जाता है नॉर्थ पोल, और जब भी कोई लूप में करंट क्लॉकवाइज होता है तो उसमें बन जाता है साउथ पोल। तो इसीलिए इस लूप में करंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज, करंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? तो अब हम ये सिंपल सा लॉजिक पकड़ के चलेंगे। सिंपल सा लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो इसको भी नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल के लिए कौन सा करंट चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे अगर सपोज ये मैग्नेट को मैं दूर लेके जाता विथ सम वेलोसिटी v, तो इस बार क्या होता? b डिक्रीज होता, फ्लक्स डिक्रीज होता, करंट इंड्यूस होता। तो अब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करेंगे? देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो कैसे अपोज करेगा? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके। नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है? साउथ पोल। साउथ पोल बनाने के लिए कौन सा डायरेक्शन का करंट चाहिए? क्लॉकवाइज। तो ये एक क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करता है। हाँ, बोलो समझ में आया या नहीं? आई होप तुमको समझ में आया होगा अच्छे से। दिस इज हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लेंजेस लॉ को फैराडेज लॉ में कंबाइन करूँ, या अगर मैं फैराडेज लॉ को बेस्ड ऑन लेंजेस लॉ लिखना चाहूँ कि ईएमएफ का ओवरऑल वैल्यू कितना है, तो बस उस इक्वेशन में एक माइनस साइन आ जाता है, दैट इज़ ऑल। सिर्फ क्या आ जाता है? एक माइनस साइन। सो एज पर लेंजेस लॉ या देयरफॉर फैराडेज सेकेंड लॉ या देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, मैग्नीट्यूड वाइज ये है, डायरेक्शन के साथ अगर लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ईएमएफ इज अपोजिंग द फ्लक्स चेंज। ईएमएफ क्या कर रहा है? फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या पूछ देता है। अगर मेरे पास ऐसा कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत सारे, है ना, n नंबर ऑफ टर्न्स। सो इफ़ अ कॉइल हैज़ n turns and flux through each turn is phi dash। phi dash इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि phi ऑलरेडी यूज कर लिया है। then induced EMF will be minus n d phi dash by dt। अरे टोटल फ्लक्स है फाई, एक टर्न का फ्लक्स है फाई डैश, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन फाई डैश। तो एन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स रूल। इसको क्या बोलते हैं? बोलो, फ्लक्स रूल। बहुत रेयर है कि तुमको इस पे क्वेश्चन मिले, कहीं हो सकता है एमसीक्यू दिख जाए कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स रूल इज गिवन बाय, तो फ्लक्स रूल इज गिवन बाय माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई होता है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। ठीक है, तो यहाँ फाई डैश हमने लिया था, इसलिए इक्वेशन आया माइनस एन डी फाई डैश बाई डी टी। हमने फाई ऑलरेडी यूज़ कर लिया है इसीलिए, वरना और कोई रीज़न नहीं था फाई डैश लगाने का। जनरली फाई ही लिखेंगे वहाँ पे, बट फाई डैश इसलिए लगाया क्योंकि फाई ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ लेंजेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पीछे एक रीज़न है, ये स्टेटमेंट लिख दिया है, वाई इट हैज़ टू बी ट्रू ना, क्यों ये स्टेटमेंट ऐसा ही होना चाहिए, क्यों नहीं, वाई नॉट इट कैन सपोर्ट इट्स ओन कॉज। अगर सपोर्ट कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? फिजिक्स है, पढ़ना है, लेकिन खोद खोद के समझना भी है। चलो ये नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ क्यों लेंजेस लॉ होगा सही। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। देखो समझ लेते हैं कि लेंजेस लॉ ट्रू क्यों होता है, वाई लेंजेस लॉ इज़ ट्रू। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक।
वाई लेंज़ेस लॉ इज़ ट्रू। क्यों ये सही होना चाहिए? देखो पहले हम इसका ऑल्टरनेट केस देखते हैं और समझते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी तो समझ में आएगा कि लेंज़ेस लॉ सही क्यों होना चाहिए। ऑल्टरनेट केस देखो ये है, जैसे सपोज़ मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल आया, ये साउथ पोल आया और ये यहाँ एक लूप है, ठीक है, वही केस है। देखो हम बोल रहे हैं लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर ये मैग्नेट इसके नज़दीक जाएगा तो ये एक नॉर्थ पोल इंड्यूस करेगा, यानी अगर मैं करंट का डायरेक्शन देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करेगा कुछ ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ये लेंज़ेस लॉ है, ठीक है। अब लेंज़ेस लॉ का काउंटर पार्ट देखते हैं। ये वही नॉर्थ पोल, सॉरी ये वही मैग्नेट साउथ नॉर्थ, ये वही कॉइल। देखो फ़र्क क्या होगा, लेंज़ेस लॉ का ऑल्टरनेटिव मतलब क्या? अरे दो ही तो केसेस हैं, एक या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया है, क्लॉकवाइज लेके देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सपोज़ करंट मैंने ले लिया क्लॉकवाइज किसी, अरे यार लूप ही नहीं बनेगा ठीक है, ये सपोज़ लूप है और कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से करंट कैसा बन गया, क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होगा, सपोज़ मैंने इस लूप को धक्का मारा, ये लूप गया, क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। अरे हाँ या ना, जैसे एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ नॉर्थ पोल बनता है, तो ये नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। लेंज़ेस लॉ यही है। दूसरा केस क्या है, ऑल्टरनेटिव केस क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि हो सकता है यहाँ अगर साउथ पोल बन जाए। अगर साउथ पोल बन गया तो होगा क्या, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ से धक्का मारा मैग्नेट को, मैग्नेट के इस पोल के पास जाने की वजह से या मैग्नेट के इस कॉइल के पास जाने की वजह से यहाँ बन गया साउथ पोल। साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ को और अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझना क्या हुआ, मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा धक्का दिया, मैग्नेट गया थोड़ा सा इस कॉइल के पास में, इस कॉइल में बन गया साउथ पोल। अब ये साउथ पोल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, अब फिर मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा, फिर इसमें फ्लक्स चेंज आएगा, फिर यहाँ और साउथ पोल बनेगा, है ना, तो फिर ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे मैग्नेट चलता ही जाएगा इधर। मतलब ये जो फ्लक्स चेंज है ये कोई करा नहीं रहा, ये फ्लक्स चेंज खुद से हो रहा है, ये फ्लक्स चेंज खुद से हो रहा है। और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक यहाँ करंट इंड्यूस होता रहेगा, यानी ये करंट खुद से प्रोड्यूस हुए जा रहा है बिना किसी एनर्जी के। करंट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। यहाँ तुम एनर्जी बिना किसी सोर्स के प्रोड्यूस कर रहे हो, एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। एनर्जी क्रिएशन अलाउड नहीं है नेचर में। नेचर में एनर्जी सिर्फ हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ बैठे बैठे अगर मैं चाहूँ कि एनर्जी क्रिएट कर लूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एनर्जी क्रिएशन कैन नॉट बी डन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो लेंज़ेस लॉ अगर रॉन्ग हुआ तो एनर्जी कंजर्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। तुम सोचो ना, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अगर मैं मैग्नेट को थोड़ा सा धक्का दे दूँ तो यहाँ ये साउथ पोल बना ले, और ये साउथ पोल इस मैग्नेट को और खींचे तो और साउथ पोल बने, तो और खींचे तो और साउथ पोल बने, तो और खींचे तो और साउथ पोल बने। तो ये तो ऐसा केस हो गया कि एक लूप ले लिया और एक मैग्नेट ले लिया और थोड़ा सा धक्का मार के छोड़ दिया। अब ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी बनाए जा रहा है, अरे ये मैग्नेट करंट बनाए जा रहा है ना, यही तो हो रहा है यहाँ पे, और खींच रहा है, और फ्लक्स चेंज आ रहा है, और करंट ये इंड्यूस कर रहा है। तो ये मैग्नेट करंट ये लूप करंट बनाया जा रहा है। यहाँ करंट तुम बिना किसी वर्क के ले रहे हो, तुमने थोड़ा सा धक्का मारा था तो अब कंटिन्यूसली ये करंट बनाया जा रहा है। ये परपेचुअल मोशन हो गया, ये मैग्नेट खुद से चले जा रहा है। अलाउड नाही आहे हे नेचरमध्ये, अलाउड नाही आहे, कळलं का? जर हे नेचरमध्ये अलाउड असणार तर एनर्जी कन्झर्वेशन रॉन्ग होईल, आणि एनर्जी कन्झर्वेशन नहीं रॉन्ग होऊ शकत मराठी समझ में आया होगा तो इट्स गुड। नेचर में ये चीज़ अलाउड नहीं, क्योंकि नेचर में एनर्जी कंजर्वेशन रॉन्ग नहीं हो सकता है। नेचर में सब कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे होता है। सो लेंज़ेस लॉ ट्रू क्यों है? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, बिकॉज इट इज़, या बिकॉज लेंज़ेस लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहीं कहीं एक मार्क के लिए एमसीक्यू दिख जाएगा, लेंज़ेस लॉ इज़ बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
जैसे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, तो KVL भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। ओके, सो ये एक लेक्चर था जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बनाया। डिटेल्ड लेक्चर है, इंट्रोडक्शन सारा डिटेल में किया और सारे टॉपिक्स किए डिटेल में, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जो कि चैप्टर में डेरिवेशंस काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मतलब छोटे छोटे डेरिवेशन है, डोंट वरी। सो विल बी डूइंग दोज डेरिवेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हम देखेंगे कहाँ कहाँ अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। सो तुमको कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू लेट मी नो, कमेंट्स में बताओ। तुमको सब कुछ समझ में आया है देन ऑल्सो फील फ्री टू नो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, 1 or 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि चैनल डिस्कवर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे डाई आउट हो जाएगा, तो इसलिए तुम थोड़ा इसको शेयर करोगे तो ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। एंड बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 1-2 लोग के साथ शेयर कर दो। So I'll see you all in next video. Bye everyone. Have a good day and happy Ganesh Chaturthi.